राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। राजस्थान में एक मौसमी तंत्र के असर से बीते 24 घंटे में कई जगह हल्की बारिश हुई। राज्य में बुधवार से मौसम शुष्क रहने व तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। एयर इंडिया का एक विमान मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में फंसे 228 यात्रियों और चालक दल के 17 सदस्यों को लेकर सुबह दिल्ली पहुंचा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वोट चोरी के ताजा आरोपों में एच फाइल्स साझा की। बाहरी दिल्ली के रड़हौला इलाके में 17 वर्षीय लड़की की झुलसने से मौत हो गई, जबकि कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति का शव पास के घर में फंदे से लटका मिला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कृषि ऋण माफी पर निर्णय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 20 जून 2026 की तारीख स्वीकार्य नहीं है। औद्योगिक विकास का हब बन चुके नोएडा में अब एयर कंडीशनर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक अनुसंधान और विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2025 की शुरुआती 10 महीने में पिछले वर्ष 2024 के मुकाबले 16% से ज्यादा चालान किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चालान प्रदूषण फैलाने वाले 7,12,132 वाहनों के किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने जनता से मतदान के दिन भरपूर वोट डालने की अपील की। शाह ने कहा कि ये जनसैलाब दिखाता है कि बेतिया से जेडीयू प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि जनता का वोट जंगलराज को रोकने के लिए पड़ रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार नक्सलवाद मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगलराज समाप्त किया है और बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हेलीकॉप्टर से सभा का नजरिया देख रहा था। समृद्ध भाई को जिताने के लिए यहां जितने लोग हैं इतने ही लोग मैदान के बाहर हैं। हेलीकॉप्टर से जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं और वहां पर खड़े हैं, यहां पर है, मकानों पर है। ये जो जन सैलाब है वो दिखाता है कि यहां से जदयू के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवा प्रत्याशी को आप जिताइए तो जरूर, मगर आपका वोट तीर छाप पर जब बटन दबाए तो विधायक बनाने के लिए मत बनाना ना। अरे सुनो तो, विधायक बनाने के लिए मत डालना, आपका वोट बिहार में जंगल राज को रोकने के लिए पड़ना था। चंपारण जिले ने जंगल राज को देखा है। कई प्रकार के आपराधिक घटनाओं से 15 साल तक बिहार की भूमि लहूलुहान रही। वो ही जंगल राज कपड़े बदलकर, चेहरा बदलकर, भेष बदलकर वापिस आ रहा है। इसको रोकने का काम
हमारा युवा नेता समृद्ध वर्मा करेगा, समृद्ध वर्मा। भाइयों बहनों, गत चुनाव में आपने यहां से 9 में से 8 सीट दिया था। 9 में से 8 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, मगर मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, इस बार 9 की 9 सीट एनडीए के खाते में डालनी। ये जंगल राज लाने वाले, हमारे चंपारण को मिनी चंबल से प्रसिद्ध करने वाले लालू और राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देना। भाइयों बहनों, मैं पूरे बिहार में घूमता घूमता यहां आया हूं। अब तक 32 स्थानों पर गया। कोई मान ही नहीं सकता कि एक विधानसभा का सभा इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा। और भाइयों बहनों, हमारे तिरहुत क्षेत्र ने दशकों तक नक्सलवाद को झेला है। नरेंद्र मोदी जी के शासन में हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराया है, मुक्त कराया है। और सिक्टा वालों, 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, नक्सलवाद से मुक्त किया है। नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त किया है और आने वाले दिनों में बिहार को हम पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े। मतदान के दिन सुबह सुबह सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। बिहार के जमुई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश के 20 साल के भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने वादा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर किसानों के खाते में 9,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने का काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जो कहती है वह करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी है। एनडीए के घोषणा पत्र को उन्होंने अटल प्रतिज्ञा बताते हुए कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार का जहां तक प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं बिहार के बारे में आज के 20 साल पहले क्या धारणा थी, आज बिहार की क्या स्थिति है। एनडीए के शासनकाल में अब तो एनडीए के लोग जाएंगे ना, बाहर किसी से कहेंगे आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा विकसित बिहार में। एनडीए के शासनकाल में यह बिहार विकसित हुआ है। ईमानदारी से भी सरकार चलाई जाती है। यह करके हमारे नीतीश कुमार ने दिखा दिया है। मेरे बहनों भाइयों, 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यहां की बात छोड़िए, मैं आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूं। पहले की कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा होगा, और जब से मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी है, तब का भी काम आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, ईमानदारी से बतलाइएगा, दिल्ली में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद आपको कुछ राहत मिली है, कुछ मिला है कि नहीं मिला है? यहां की सरकार नीतीश बाबू ने तो आपको दिया ही है। और आज मैं बतलाकर जा रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, या किसान कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए, किसान परिवार। हाँ, आपके खाते में 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से आता है, हर साल की नहीं आता है, किसान सम्मान निधि का आता है ना। बना दीजिए, बिहार में 9,000 रुपया मिलेगा मेरे बहनों भाइयों, 9,000 रुपया आपके खाते में आएगा, बना दीजिए।
यहां की एनडीए सरकार ने, बिहार की नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाला है कि नहीं माताओं बहनों? जिनके डाला है हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहनों भाइयों, 2014 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जो कहा था हम लोगों ने उस समय सब कुछ हुआ। उस समय देश की हालत क्या थी दुनिया की नजरों में, और आज देश की हालत क्या है दुनिया की नजरों में? सारी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था 2014 में। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने वह करिश्मा कर दिया। हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर 4थे स्थान पर आ गया। और मैं आपको कहकर जा रहा हूं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं इस विश्व की कह रही हैं, भारत में जितनी तेजी के साथ ही एनडीए की सरकार, यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रगति कर रहे हैं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी साल 1.5 साल के अंदर ही यह हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और उसके बाद भारत होगा। ऐसे सरकार चलाई जाती है। मैं यहां नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, इन बातों पर गंभीरतापूर्वक आप विचार करिए। देश का नेतृत्व कैसे लोगों के हाथों में होना चाहिए। बहनों भाइयों, आपको घोषणा पत्र मिल चुका है, इसलिए उन सब चीजों की चर्चा नहीं की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। बहनों भाइयों, वो अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए इधर उधर कहीं मत देखिए। जो इन्होंने इधर उधर अभी सोचा होगा, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो सारा भारत भी विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। अभी मतदान हुआ है, कल मालूम है ना, मतदान हुआ है। लेकिन जो रुझान जो इधर उधर से हमको मिली है, उस आधार पर मुझे लगता है कि अब यहां पर 2/3 सीटों पर एनडीए विजय प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के चनपटिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से ही महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। प्रियंका गांधी ने मतदाताओं से संविधान द्वारा मिले वोट के अधिकार का प्रयोग कर नई सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बहनों के खातों में हर महीने 2500 रुपए, गरीब परिवारों को 1 मकान या 3 से 5 डिसमिल जमीन, रोजगार के अवसर और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सबका बहुत बहुत स्वागत। और मेरी बहनों, आप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस सभा में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। भाइयों, आप भी काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, और आपका यहाँ स्वागत मैं करती हूँ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, इस पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि यहीं से, बिहार की धरती से हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। आपके यहाँ के किसानों ने उनको प्रेरित किया कि इतना बड़ा साम्राज्य सामने है, इतना दबाव है, इतना संघर्ष है, लेकिन महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे, इस देश को आजाद करेंगे और इस साम्राज्य को शिकस्त देंगे। ये आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि यहां से आपके ही पूर्वजों ने इसी इलाके से, चंपारण से, ये काम शुरू कराया। और आपके पूर्वज में से कई शहीद हुए होंगे, कई लोगों ने अपनी जान दी होगी इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए।
चाहे वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे। और हमारी आज़ादी ने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या दी? हमारा एक संविधान दिया। बहनों, अच्छी तरह से समझो इस संविधान का क्या मतलब है। ये जो संविधान दिया हमें आज़ादी की लड़ाई ने, जो लोकतंत्र दिया, इसमें आपको वोट मिला। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया। क्यों दिया? ताकि सारी जो शक्ति है ना लोकतंत्र में, वो आपके हाथों में हो, जनता के हाथों में हो। गांधी जी चाहते थे कि ये देश जब बना तो इस देश को जनता ही चलाए, इसीलिए ये लोकतंत्र बनाया गया। इसीलिए जितने भी अधिकार आपको मिलते हैं वो संविधान के तहत मिलते हैं। आप वोट डालते हो, आपको नागरिक माना जाता है, और जितनी भी सरकारी स्कीम है, जो सरकार पैसे भेजती है, जो सरकार राशन भेजती है, जो रोजगार मनरेगा में मिलता है, ये सब इसीलिए मिलता है। तो आपको मालूम होगा कि आज की क्या परिस्थिति है हमारे देश की। जिस तरह एक समय एक अंग्रेजी साम्राज्य था, उससे कोई कम नहीं है मोदी जी का राज। एक नई सरकार बनाओ जो मेरी बहनें आपके लिए हर महीने 2500 रुपए आपके खाते में डालेगी, जो हर गरीब परिवार को एक मकान या 3 से 5 डिसमिल जमीन देगी, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम होगी। एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी बच्चियों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और रोजगार देगी, ताकि सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी गर्व से अपने परिवार के लिए पैसे कमाएगी। मेरी बहनें, ऐसी सरकार लाओ जो कांग्रेस में राजस्थान की सरकार थी, जिसमें 25 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त मिलेगा। कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार थी, उसमें कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, लिवर के पेशेंट, सबका इलाज मुफ्त हो रहा था। अगर हमारी सरकार आएगी बिहार में, आपको पुराना पेंशन मिलेगा और दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए का होगा, विधवा पेंशन 1500 रुपए का, और उसमें हर साल 200 रुपए हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली मुफ्त की दिलवाएंगे। मनरेगा में प्रतिदिन आपको 300 रुपए दिए जाएंगे, और जो काम के दिन है उनको दुगना किया जाएगा। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। एक नई सरकार लाओ, एक ऐसी सरकार जो आपके हित में काम करे। महागठबंधन की वही सरकार होगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर बने दुर्बल आय वर्ग के लिए 72 परिवारों को फ्लैट आवंटन पत्र वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का भी लोकार्पण किया। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामना दी और कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ साथ ऐसी योजनाओं के माध्यम से अब तक 60 लाख से अधिक गरीबों को अपना घर मिल चुका है। उन्होंने बताया कि आवासों के सामने एकता वन भी लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप तैयार किया गया है। आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है।
और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही विकास होगा। बहनों और भाइयों, सरकार जैसे यहां पे एकता वन बना करके लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, ऐसे ही हर जनपद में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की दृष्टि से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जहां पे क्लस्टर विकसित होंगे जिसके माध्यम से हम नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्य इच्छुक व्यक्ति को जिसके पास कोई कार्य नहीं मिल पाया है या जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना चाहेगा उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उसको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। ऐसे सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आप सभी को, पूरे लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को एक बार फिर से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भाई बहनों के योगदान को नमन करते हुए सभी को रजत जयंती वर्ष की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखंडी अपनी मेहनत और समर्पण से राज्य की संस्कृति और पहचान को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि उनके अनुभव और सुझावों से राज्य की नीतियां और अधिक जनकेंद्रित बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य स्थापना
के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को राज्य स्थापना के रजतोत्सव के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में देश के कोने कोने से पधारे सभी प्रवासी उत्तराखंडी परिवारजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को राज्य की रजत जयंती वर्ष पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर सच में मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं तब आप अलग अलग ग्रुपों में या अलग अलग समूहों में मुझे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी धाराएं मिलकर एक स्थान पर एकत्र हो गई हैं। उन्हें यहाँ के विकास कार्यों, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परिवर्तनों और जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि रहती है। वे निरंतर ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में क्या क्या नया हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने विचार साझा किए, तो उनके विचारों को हम लोगों ने सुना होगा, तो सच में वो भले ही किसी स्थान पर रहकर, देश और दुनिया में रहकर उन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपने पैतृक स्थान से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें सुविधा मिल सके। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं, तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के आधार के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो, जहां पलायन की पीड़ा नहीं बल्कि प्रवासियों की गौरवपूर्ण वापसी हो, जहां हमारे गांव आत्मनिर्भर हों और तकनीकी संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुविधाएं वैश्विक मानकों की ऊंचाइयों को छूती हों, और सबसे महत्वपूर्ण जहां विकास भी हो और विरासत भी हो, कि इस मूल मंत्र के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान और भी समृद्ध बने, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस पर गर्व करें। मेरा मानना है यदि प्रत्येक उत्तराखंडी अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण और ईमानदारी के साथ योगदान देगा, तो उत्तराखंड एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने से उत्तराखंड को कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा सबका प्रयास होगा, मिलकर जो भी हमारे सुझाव आए उन सुझावों पर हम लोग उनको धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ, राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का यहाँ पधारने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए और पुनः राज्य स्थापना की रजत जयंती उत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।